नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ कहे जाने वाले, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने के लिए न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की पताका और परचम को फहराने के लिए जिन अग्रगण्य लोगों में उनका नाम शुमार है, ऐसी शख्सियत जिन्हें वर्तमान में महाराष्ट्र के सह प्रभारी के तौर पर एक बड़ा दायित्व मिला है, जयभान सिंह पवैया जी आज हमारे साथ हैं। जयभान जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ा। जयभान जी, महाराष्ट्र हमेशा से हिंदुत्व की राजनीति का केंद्र रहा है। शिवसेना आपकी सहयोगी रही है, लेकिन राजनीति के वर्तमान काल में बहुत सारी चीज़ों में उलटफेर हुआ है। आज शिवसेना कांग्रेस के साथ है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की राजनीति को देखें तो महाराष्ट्र के हाथ से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दूर होती चली जा रही है। तो ये बड़ा दायित्व, बड़ी जवाबदेही आपको मिली है। एक प्रतिक्रिया आपकी चाहूँगा। देखिए, मैं तो एक समर्पित छोटा सा कार्यकर्ता हूं इस विराट संगठन का, और इसलिए जब संगठन ने मुझ पर विश्वास किया है और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में संगठन की सेवा करने का अवसर दिया है, तो मैं इसे अपना भाग्य मानता हूं और जीवन में एक अवसर मानता हूं। देखिए, राजनीति में दो तरह के काम होते हैं। एक तो वो होता है जिसमें पार्टी हमें कुछ देती है जी, और एक वो काम होता है जब हम संगठन को अपने श्रम कणों से, अपने जीवन के समय से लौटाने का प्रयास करते हैं, अकिंचन प्रयास करते हैं। तो ये जो अवसर मुझे मिला है, ये संगठन को कुछ अर्पित करने का अवसर है जीवन में। मेरा मन बहुत प्रफुल्लित है क्योंकि मुझे काम करने का पर्याप्त अवसर वहाँ मिलेगा। मैं तो प्रतीक्षा करता हूँ कि कब ऐसी मजदूरी मिले। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समय देश के चप्पे चप्पे में ट्रेन ही मेरा घर हुआ करती थी। फिर वही काम अब करूँगा। जी, जैसा कि आपने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए जब जब भी अवसर मिलेगा तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उम्र के इस पड़ाव पर इस जज्बे के यौवन का क्या मतलब, इसके पीछे की क्या वजह है? ये इतना ऊर्जावान जज्बा क्यों है? क्योंकि राजनीति में हर तरीके की पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के बाद एक कार्यकर्ता की तरह काम करना अपने आप में अद्भुत है। आज की राजनीति में तो बिरला हो गया है कि व्यक्ति एक बड़े पद और प्रतिष्ठा को सुशोभित कर ले तो राजनीति में संन्यास की तरफ चला जाता है, फिर वो उसे संगठन और अन्य चीज़ों का ध्यान नहीं होता। तो फिर से एक कार्यकर्ता की तरह संगठन को मजबूत करने का ये प्रण आता कहाँ से? देखिए, जीवन वही होता है हर मनुष्य का, लेकिन जीने के डायमेंशन बहुत होते हैं। प्रश्न ये है कि हम किस फिलोसफी के आधार पर अपने मनुष्य जीवन को लगा रहे हैं। हम अपने जीवन के व्यक्तिगत हित के, स्वार्थ के गुणा भाग में अगर उलझ गए तो ये मान लीजिए कि हम देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ये इतना बड़ा ध्येय है। मुझे याद है कि कार्यकर्ताओं के, महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं की एक बैठक में मोदी जी ने प्रश्न किया था कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी में काम क्यों करते हैं, इसका जवाब दीजिए। किसी ने कहा कि आपका नेतृत्व है, ऐसा इसलिए करते हैं, किसी ने कहा इसके लिए करते हैं। मोदी जी ने कहा नहीं, आप देश के लिए काम करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। भाजपा और देश हित, इन दोनों को पर्याय मानिएगा, वो एक उपकरण है। और इसलिए जब एक विचार के लिए जिन क्षणों में कभी मैंने अपना जीवन समर्पित किया, तब से मुझे पता नहीं लगा ये जिंदगी उस विचारधारा के लिए, उस ध्येय पथ पर कैसे गुजरती चली गई। इसलिए हम जब एक ध्येय पथ के अथक पथिक हो जाते हैं तो मन में कभी फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, विचलन,
ये सब बेकार है और वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये सवाल बहुत गौण हो जाते हैं। इसलिए जो ऊर्जा 1973 में मेरे भीतर थी वही ऊर्जा आज भी है। ये जो मेरे बाल बाल हैं ये तो हार्ड वाटर के कारण उड़ गए हैं। इसको देखकर अगर आप कुछ कह रहे हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन मन मेरा वही है। एक प्रश्न तो जरूर मेरे मन में बहुत जिज्ञासा पैदा करता है, और वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को न सिर्फ इस प्रदेश में, इस देश में कैसे स्थापित किया है, ये मेरे जैसे कम उम्र और कम अनुभव के लोगों के सामने की प्रक्रिया, इसके लिए बहुत उम्र दराज होने की आवश्यकता नहीं है। हमने 20-25 साल पहले भारतीय जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी दोनों को देखा है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पहले से अधिक हो गए और अपने ही बधिक हो गए और राह में बाधाएं पैदा करने वाले हैं और खुद को वो कह रहे हैं कि पथिक हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक जो संक्रमण कहीं ना कहीं पैदा हुआ है, जो संगठन गढ़ने की और सुपंथ पर बढ़ने की जो जिजीविषा थी, उसमें कुछ न कुछ बाधाएं तो आ रही हैं। क्या इनसे पार पा पाएंगे? देखिए, आपने जो भारतीय जनता पार्टी के विस्तार की या बड़े होने की बात कही, देखिए एक युग ऐसा आया इंदिरा जी की मृत्यु के बाद सहानुभूति लहर में कि हम लोकसभा में 2 सीटों पर खड़े हो गए। एक युग ऐसा था जनता पार्टी से जनसंघ को अपने आप को अलग करना पड़ा, क्योंकि कहा गया कि आप संघ कार्यालय, संघ की शाखा, या तो इससे रिश्ता तोड़िए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, या जनता पार्टी से रिश्ता तोड़ लो। हम लोगों के लिए अस्पृश्य हो गए। अटल जी उस समय कहते थे कि हमको तो लोग चिमटी से भी छूना पसंद नहीं कर रहे हैं। 77 से लेकर और लगभग 98 के दौर तक तो हमने वो दौर भी देखे हैं जब हमको राजनीति में अस्पृश्य कहा गया, और वो दौर भी देखा जब 98 में जो हमें छूना पसंद नहीं करते थे वही अटल जी की पालकी के कहार बनकर खड़े हो गए, बड़े बड़े समाजवादी धुरंधर। और इसी तरह जब हम 84 में 2 सीटों पर सिमटे, ये भारत भावनाओं का देश है, परिणाम उसके कारण हुआ। अटल जी जैसे महापुरुष भी चुनाव में विफल हो गए। ये दुखद था भारत के लोकतंत्र के लिए, लेकिन हुआ वो भावनाओं की आंधी में। और मैं 98 के इलेक्शन में कहा करता था कि राजीव जी की आंखों से जब आंसू निकले तो गेहूं के साथ बथुआ में भी पानी लग गया, और कई लोग तो इस चक्कर में जीत कर पहुंचे। जी। अब 2 संख्या किसी दल की रह जाए, कहाँ हम इतना बड़ा दल थे लोकसभा में। जनता पार्टी टूटते समय 60 MP हमारे पास थे लोकसभा के, जनसंघ के। और कोई दल होता तो उसके कार्यालय के शटर गिर जाते, कार्यकर्ता बिखर जाते, दल का पतन हो जाता, लुप्त प्राय हो जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राख में से भी उठकर खड़ी हो गई। हम अपना नाम खो चुके थे जनता पार्टी के साथ, झंडा हमने विलय कर दिया एक नया नाम लेकर। और ये किस कारण हुआ? ये हुआ क्योंकि ये दल मात्र सत्ता में आने के लिए नहीं बना, एक विचारधारा का पोषण करने के लिए भारत में राजनीतिक शक्ति की जरूरत थी। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुष संघ ने दिए डॉक्टर मुखर्जी के साथ, और इसलिए अपने विचार पर अडिग रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी आज इतने प्रचंड स्वरूप में दिखाई देती है। और दूसरी बात ये कि ये किसी नेता और परिवार के इर्द गिर्द या उसकी स्वार्थ पूर्ति के लिए चलने वाला औजार नहीं बना। कार्यकर्ता आधारित पार्टी, इन 2 चीज़ों के कारण भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है। और यही कारण है कि ये परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग हमारी दहलीज पर आ रहे हैं। अब आपने संक्रमण की जो बात कही,
देखिए, मैं गांव का रहने वाला हूं और आप भी कस्बे में ही रहने वाले हैं। मैं अभी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों में गया कि वहाँ भीड़ भरे कार्यक्रम में किसान मास्क नहीं लगाए हुए था और उस गांव में कोरोना का संक्रमण भी 0 है। तो जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है मनुष्य की, उसको कोरोना ग्रसित नहीं करता। वायरस गया तो गले में जाके मर जाता है, वही थक जाता है। ऐसे ही जिस दल की इम्यूनिटी पावर अच्छी है, पाचन की क्षमता बहुत अच्छी है, वहाँ इस तरह के खतरे संक्रमण के नहीं होते। जी, बहुत ही अद्भुत तरीके से आपने परिभाषित किया है इस तथ्य को। मैं तो ऐसे उसकी उम्मीद कर नहीं रहा था। एक बहुत बड़ा हृदय चाहिए जब भारतीय जनता पार्टी की साख, नाक और अस्तित्व और कार्यकर्ताओं की पीड़ा, क्योंकि पिछले 15 महीनों के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत शोषण हुआ, उनका दमन किया गया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कहा। तो सरकार दोबारा बनाने का जब अवसर मिला तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो दधीची की भूमिका में आए, जिन्होंने अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आए नए लोगों के लिए जी जान से मेहनत की और उनको विजयश्री भी दिलवाई। आपके खुद का विधानसभा क्षेत्र उनमें से एक है। मन में एक बार भी ये नहीं आया कि ये तो मेरा बनाया हुआ विधानसभा क्षेत्र है या मेरा विधानसभा क्षेत्र है, इसको कैसे सौंप दूं किसी और को? नहीं, पता नहीं, मेरे स्वभाव में या सोच में ये बात कभी रही नहीं है, क्योंकि संसार के दृश्य अलग होते हैं, लेकिन अंतिम सत्य तो प्रारब्ध से बड़ा कुछ नहीं होता है। हम जब जन्म लेते हैं माँ के कोख से, तो हमारे हाथों पर लिखा हुआ आ जाता है कि परमेश्वर इस शरीर से क्या काम कराएगा। तो मैं गीता के अवधारणा पर सचमुच जीने वाला आदमी हूँ। मैंने बहुत बड़ी प्राकृतिक विपत्तियों को सहा है, मेरे ऊपर इतनी बड़ी गाज जीवन में गिरी, व्यक्तिगत जीवन में। मैं इसीलिए जिंदा बना रहा कि जो घटित होना है वो होता है, और जो भी प्राप्तियां हैं, भूमिका है, दायित्व हैं, ये सब विधाता निर्धारित करता है। तो ये राजनीतिक वक्तव्य नहीं हो सकता जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। मैं एक दार्शनिक बात कह रहा हूँ। अगर आप संगठन की दृष्टि से पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि जब हम किसी कंसेप्ट को लेकर संगठन में काम करते हैं तो वहाँ फिर अपना हानि लाभ हम पतवार चलाने वाले के हाथ में सौंप देते हैं, यानी संगठन के ही हाथ में सौंप देते हैं। मेरी प्रतिभा, मेरा समय, मुझे जो कुछ दिया है परमात्मा ने, उसका उपयोग किस तरह होना है, ये तय करने वाले दूसरे लोग हैं, वो संगठन है। और यहाँ बहुत कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टिव डिसीजन होते हैं। तो किसी सामूहिक फैसले से सब निकलता है, इसलिए वो कार्यकर्ता का अहित सोचकर कोई निर्णय नहीं होता है। हाँ, अगर कोई आकांक्षाएं हैं किसी नेता के भीतर जो अपराध नहीं होती हैं, उनकी कभी कभी कुर्बानी होती है एक बड़े काम के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे अपनी चिंता तो कभी हुई नहीं, और मैं भाग्यशाली हूँ कि काम का अवसर देने में संगठन ने कभी कोई कंजूसी नहीं की मुझे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो हमारा कैडर है, आम कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता की जिसको मैंने भी पल्लवित पोषित किया होगा, उनकी चिंता तो हमको रखना पड़ती है और चिंता होती है। और वही कार्यकर्ता मूल आधार है, हमारी पूंजी है। मुझे आश्चर्य हुआ इन चुनावों में। वैसे मैं सोचता था कि गिरफ्त करने में बड़ी कठिनाई आएगी,
क्योंकि कल जिनसे लड़े कार्यकर्ता वही हमारे अर्जुन है इस महाभारत में, तो हमारा सिपाही कैसे तैयार होगा। लेकिन जो देव दुर्लभ कहा जाता है भाजपा के कार्यकर्ता को, इस चुनाव में उसने सिद्ध कर दिया वो देवतुल्य कार्यकर्ता है। थोड़ा बहुत चेहरे पर उदासी शुरू के दिनों में थी, लेकिन जैसे ही ढोल बजा सब अपने अपने हथियार लेकर खड़े हो गए और जो भी परिणाम सामने आए हैं उसमें उस कार्यकर्ता के पसीने का सबसे बड़ा योगदान है। उसके बाद में सबका नंबर आता है। बहुत ही अद्भुत बात कही आपने। कार्यकर्ताओं को इतनी वरीयता और प्राथमिकता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में मिली है वो अद्भुत है। एक और बड़ा प्रश्न जिसको लेकर पूरे भारत भर में भ्रमण किया, पूरे भारत वर्ष में भ्रमण किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई राज्य ऐसा नहीं, कोई प्रांत ऐसा नहीं जहां उस स्वप्न को साकार करने के लिए आपने आह्वान ना किया हो। उस राम मंदिर की आधारशिला, वो स्वप्न जीवंत जब हुआ और उस स्वप्न को जीवंत होने को देखने के लिए जिन लोगों को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, उनमें से एक आप भी थे। मैं उस समय का उस समय के अनुभव को आपके मानस में एक चौपाई आती है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। प्रयत्न तो सब करते हैं, पुरुषार्थ सब करते हैं, लेकिन ये भाग्य ही हम कहेंगे कि 500 साल के आंदोलन की सफल परिणति जब होती है और ये स्वप्न पूरा होता है, तभी शरीर को जाने का अवसर मिला। ये सब हनुमंत लाल की कृपा है, रामलला जी की कृपा है। मेरे जैसे न जाने कितने हजार लोग इसके लिए लड़े, अनेक कारसेवक शहीद हुए, परिवार बर्बाद हो गए, लोग घायल हुए, सबने योगदान किया है। ये सही है कि मैं नेतृत्व की पंक्ति में रहा और उन दिनों नेतृत्व करना जोखिम भरा तो होता था, और तब तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कल राजनीति में भी जाना होगा या कभी पार्लियामेंट जाऊंगा। उस समय तो एक जुनून था हिंदुत्व के लिए और राम जी का मंदिर बने इसके लिए, इसलिए प्रभु ने निमित्त बना के काम कराया, यही कह सकते हैं। लेकिन ये जो मंदिर का स्वप्न पूरा हुआ, उसको केवल ये मान लेना कि एक आंदोलन था, लोगों की इच्छा है मंदिर बनना चाहिए, इतने तक सीमित नहीं है। आप कल्पना करिए कि एक लुटेरा आता है और अपने विदेशी आक्रांता सेनापति को हुक्म दे देता है कि हिंदुओं के पैगंबर का जो मंदिर खड़ा है वो काफिरों के उसको गिरा दो और वहां पर कोई ढांचा खड़ा कर दो। भारत में आज़ादी आने के बाद में एक पार्लियामेंट का डेलीगेशन रसिया गया नेहरू जी के काल में, और रसिया में हमारे मेंबर पार्लियामेंट ने देखा कि ग्रीक देवताओं के मंदिर रसिया की सरकार जीर्णोद्धार करा रही है। तो लोगों को आश्चर्य लगा कि ये लाल क्रांति वाला देश है, यहाँ कम्युनिज्म है या ये तो नास्तिक हैं। तो कहा कि आपकी सरकार तो किसी धर्म को मानती नहीं, आप लोग तो नास्तिक हैं, ये मंदिर क्यों बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए ग्रीक देवता से हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी ने हमारे जिन जिन इमारतों को ध्वस्त किया, जिन जिन मंदिरों को ध्वस्त किया, हम उन मंदिरों को चमका रहे हैं, उनका पुनर्निर्माण करा रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमारे पराजय की निशानियों को न देखें। हमारे शत्रु के विजय के चिन्ह हैं ये खंडहर, और ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। हम ऐसे अभागे देश कि 1528 में भगवान के मंदिर को गिराया तो 1,76,000 राम भक्तों का कत्ल किया गया।
दीवार से चिपकते गए, कटते गए। हरावर की महारानी जयराज कुंवर 3000 महिलाओं को लेकर शहीद हो गई। उस खून से गारा बनाया जाता है मिट्टी का अयोध्या में, और मंदिर के टुकड़ों से जो ढांचा खड़ा किया जाता है उसको कह दिया कि बाबरी मस्जिद है। उस खूनी ढांचे को छाती से चिपकाए हुए रो रहे थे इस देश के राजनेता, इस देश में अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र करके हिंदुओं के स्वाभिमान को पतित करने की कोशिश करने वाले लोग। और इसलिए ये मंदिर भारत के आत्म स्वाभिमान का, भारत के आत्मसम्मान का, भारत की अस्मिता का मंदिर होगा। मोदी जी के शासनकाल में राम मंदिर का शिलान्यास, फिर धारा 370 काटना, 35A काटना, ये भी आपके आंदोलन के प्रमुख बिंदु रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, जब ये हुई तो आम जनमानस में एक भाव जागृत हो रहा है, लोगों ने स्वीकार भी किया। और राम मंदिर का निर्माण न सिर्फ ऐसा है कि किसी आंदोलन विशेष से हुआ, बल्कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक लंबी जिरह के उपरांत पाए गए साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय हुआ। तो मोदी सरकार के इस कदम को कांग्रेस ये कहती है कि ये वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति है। ये आप एक बहुसंख्यक समुदाय को पोलराइज करने के लिए आपके पास ये हथकंडे हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। कांग्रेस को किसने रोका? अगर आपको लगता है कि 85% हिंदू समुदाय है देश में, तो हिंदुओं को ध्रुवीकृत आप कर लेते, आप इन आस्था के मुद्दों को हल कर देते। भारतीय जनता पार्टी कहाँ बाधा बनी? आप तो रोड़े बन गए। न्यायपालिका जल्दी फैसला क्यों नहीं दे पाई? आपने नित नई बाधाएं खड़ी की। कांग्रेस के वो जाने माने चेहरे, भारत के इतने बड़े वकील जाकर जब खड़े होते थे राम जी के मंदिर के खिलाफ, तो कांग्रेस कुछ कहने लायक बची है क्या? मोदी जी की सरकार न होती तो हम मार्ग के अवरोधों को हटाकर न्याय का रास्ता साफ नहीं कर पाते। और इसलिए देश के लोगों में जो उम्मीद है वो उम्मीद बिल्कुल सही है। भारतीय जनसंघ बनते समय जो हमारे वैचारिक मुद्दे थे, जिनके आधार पर हमको देश में दल बनाने की जरूरत पड़ी, वो एक एक करके हल होते जा रहे हैं। कश्मीर पर भाषण हम 3 पीढ़ियां और गुजर जाती हम देते रहते, लेकिन ये भारत के जनता का समर्थन है। और शायद इन्हीं कामों को करने के लिए मोदी जी को प्रभु ने भेजा है भारत की धरती पर। एक अद्भुत और एक ऐसा पराक्रमी नेता हमको प्राप्त हुआ है कि जो भी दबी हुई जन मन की इच्छाएं हैं इस देश के, इस भारत के करोड़ों लोगों की, ये इच्छाओं के पूरे होने का समय है। ये दौर चल रहा है। इसलिए जो कुछ बचा भी है उसके बारे में मैं अभी टीका नहीं करूंगा, लेकिन वो सपने भी पूरे हो जाएंगे जिसको हम आज नहीं बोल पा रहे हैं। जी, जिस प्रकार से मोदी सरकार पर लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि इन मुद्दों को जो कहीं ना कहीं जनमानस को छूते हैं, उनकी आड़ में आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आम आदमी के जीवन को समृद्ध करने वाली सारी जो बेसिक नीड्स हैं, मूलभूत जरूरतें, उनको दरकिनार कर दिया। किसने कहा? कांग्रेस लगातार कह रही है कहीं ये रेट जो कह रहे हैं उनके कारण दरकिनार रही ये समस्याएं। आम आदमी दरकिनार किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया सारी जिंदगी और चुनाव जीते, लेकिन गरीबी के उन्मूलन का काम अगर सच मायनों में शुरू हुआ है तो मोदी जी की सरकार में हुआ है। मैं वो सारी चीज़ें फिर क्यों गिनाऊं जिसको कांग्रेस भी जानते हैं। ये कोरोना काल में जो माताओं के खाते में पैसे पहुंचते थे, जो गरीब के पास पैसा पहुंचा, जो किसान के पास पैसा पहुंचा, अगर जनधन के खाते नहीं होते तो आप कल्पना करते हैं कि एक गाँव की वो बूढ़ी माता निरक्षर जो अपना अकाउंट भी नहीं खुलवा पा रही है, अगर मोदी जी नहीं होते तो हम तो वो लाभ तक नहीं पहुंचा पाते। तो कितनी बातें हम गिनाएं, शौचालयों से लेकर बेघरों के पास आवासों की योजना से लेकर देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। कांग्रेसियों को बौखलाहट है, घबराहट है और पीड़ा इस बात की है कि जिस माइनॉरिटी के वोट बैंक पर वो अपना तंदूर चलाते थे,
उसकी अब बहुत कीमत नहीं रह गई। और मैं आपको सच बताऊं, देखिए एक ऐसा युग आया है और आप बड़े गहराई से सोचना, ये जो दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं ना, जिस तरह जो हालात बिहार में हुए हैं, हमने तो बड़ी बुरी भली सुनी जब आपका वो कौन सा पोल आता है, एग्जिट पोल आता है, उसके बाद में धज्जियां उड़ती रहीं, ये गई भाजपा, ये गई नीतीश कुमार। क्या आपने करिश्मा नहीं देखा मोदी जी का? अगर मोदी जी गरीबों के चहेते न होते, भावनात्मक मुद्दों पर केवल चुनाव नहीं जीते जाते हैं, चुनाव जमीनी मुद्दों पर भी जीते जाते हैं। इस देश की मातृशक्ति का महिलाओं को इतना बड़ा विश्वास उस साधक के बारे में। इसलिए ये जो युग आया है उसमें आप इंतजार करिए 3 से 4 साल का। और ये जो विचार शून्य दल हैं, इनके झंडावतरण का समय आ गया है, इनके दफ्तर बंद होने लगेंगे नवीन जी। और विचार शून्य दल वो हैं जो बिना किसी आइडियोलॉजी के इस देश में सत्ता पर भी बने रहे। आप बताइए कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? कोई विचारधारा हमको बता तो दें। गंगा जमुनी करते करते इस देश में एक बड़े 85% समाज की भावनाओं को पद दलित करना, यानी गंगा जमुनी संस्कृति। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न सर, के आपके प्रभार पर या आपको जो भार मिला है, क्या जय महाराष्ट्र और जय भाजपा का उद्घोष होगा? क्या शिवसेना वापस अपने पुराने मार्ग पर लौटेगी? देखिए, मैं इसी हफ्ते महाराष्ट्र दौरा शुरू कर रहा हूँ। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से परामर्श करके अपनी शुरुआत करनी है। मैं जब तक थोड़ा एक दौर प्रवास का पूरा नहीं कर लूँगा और वहाँ की स्थानीय राजनीति और रणनीति का अध्ययन नहीं कर लूँगा, तब तक घर बैठे कोई बहुत बयान देने का मतलब नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है, मैं महाराष्ट्र पहले घूमा हूँ, कि जो महाराष्ट्र की चित्ती है, महाराष्ट्र के नागरिकों की चित्ती का मतलब आप ये मान लीजिए उसका जो अंतःकरण है, उसका जो वृत्ति है, वो हिंदुत्व है, वो राष्ट्रवाद है, प्रखर राष्ट्रवाद है। और इसलिए वहाँ की राजनीति इस विचार के इर्द गिर्द घूमने वाली है। जो राष्ट्रवाद के साथ अन्याय करेगा वो कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। ये महाराष्ट्र की नियति तय हो गई। इसलिए ये सही है और मैं इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरी जो रुचि है, मेरा जो विषय है, वैसा ही विशाल राज्य भारत का मुझे मिला है। और हिंदुत्व के नाम पर कैसे भी पहुँचे हों जोड़ तोड़ करके, पर सत्ता तक पहुँचने वाले लोगों ने जो छल किया है इस विचारधारा के साथ, उनको माकूल जवाब देने के लिए मैं जा रहा हूँ, महाराष्ट्र जा रहा हूँ। थोड़ी प्रतीक्षा करिए। तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, राष्ट्र बसता है उनके हृदय में। और कभी भी किसी अनुकूल समय के पहले, उचित समय के पहले कोई बड़ी बात, बड़ी प्रतिक्रिया बोलने की आदत नहीं है। और अगर उनके सारे उद्गारों को मैं यूँ परिभाषित करूं कि बर्फ के पर्वत हैं, पिघलते जाएंगे, काम करूंगा, हल निकलते जाएंगे, रास्तों में मुश्किलें देखना उनकी आदत नहीं, हाथ से अवसर निकलते जाएंगे। तो इस अवसर को वो स्वयं सिद्ध करेंगे, सिद्ध होगा, ये उनका ध्येय और प्रण है। सर, फिर एक बार जिस भावनाओं से आपने मुझे और निश्चित रूप से दर्शकों को सरोबार किया है, वो उनके अंतःकरण में जीवंत रहेंगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आपका बहुत आभार। बहुत धन्यवाद।